जैसे ही प्रशांत ने कश्मीरा के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपना फोन निकाला और सबके सामने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपने पिता को फोन मिला दिया। घंटी बज रही थी और सभी लोग उसके पिता के फोन उठाने का इंतजार कर रहे थे। सब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन सही बोल रहा था, कश्मीरा या प्रशांत। लगभग 4 घंटियों के बाद ही प्रशांत के पिता ने फोन उठा लिया था। हेलो पापा, प्रशांत ने जोर से बोला और बाकी लोगों ने भी उसकी बात सुनने के लिए अपने अपने कानों को फोन के थोड़ा और पास सरका लिया। हाँ बेटा बोलो, उधर से उसके पिता ने कहा। पापा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब मैंने आपको कल फोन किया और फोन पर यह कहा कि हमें कोयल की हेल्प करनी है, तो आपने मुझसे कहा था कि इस मामले में आपके बचपन के दोस्त हैं चेतन मित्तल, आपकी मदद कर सकते हैं। वो बराबर यही बात थी, प्रशांत ने कहा और बिना अपने पिता के जवाब का इंतजार किए वो आगे बोला। तो आप कल उनसे मिलने के लिए गए थे या नहीं गए थे? प्रशांत के पिता, जो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे, जैसे ही उन्होंने ये सवाल सुना तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो प्रशांत को कैसे बताते कि वो गए तो थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनकी तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन वो जानते थे कि प्रशांत भी जिद्दी था। अगर वो उसे अब भी जवाब नहीं देते तो वो अपना कॉलेज छोड़कर उनके ऑफिस चला जाता। इसलिए अपनी लापरवाही पर पछताते हुए उन्होंने अपना गला साफ किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, मैं चेतन से मिलने के लिए गया तो था, लेकिन वो मुझे ऑफिस में मिला नहीं। फिर मैं जब उसके सेक्रेटरी के पास गया तो उसने मुझे बताया कि चेतन तो आज मुझसे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बिजी है। अब क्या है बेटा कि बड़ा आदमी है तो उसकी मीटिंग भी बड़ी होगी, इसलिए वो बीच में तो उठकर मुझसे बात नहीं करने के लिए आ सकता ना। और ऐसा नहीं था कि मैं वहां से उठकर चला गया। मैंने उसका करीब 1 घंटे तक वेट भी किया, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकला। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि मीटिंग इतनी जरूरी थी कि लंच भी उनके ऑफिस में ही सर्व हुआ था। अब प्रशांत के पिता को तो मालूम नहीं था कि प्रशांत इस वक्त कहाँ था। इस बात से बेखबर प्रशांत के पिता ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए चेतन मित्तल को एक मीटिंग में व्यस्त करा दिया था। इतना तो वो भी जानते थे कि प्रशांत चेतन मित्तल के दफ्तर में क्रॉस चेक करने के लिए नहीं जाने वाला था। इधर जैसे ही प्रशांत ने अपने पिता के मुंह से ये बात सुनी, उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और खून उसके शरीर में 2 गुनी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके कान गर्म और लाल हो गए थे। जैसे ही उसका सामना सच से हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कद घटकर आधा रह गया था। इधर सब लोग और कोयल भी प्रशांत के फोन रखने का इंतजार कर रहे थे। वो सभी इस बात की पुष्टि कर देना चाहते थे कि अगर उन्होंने प्रशांत को ही अपना हीरो माना था तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। साथ ही कोयल भी इस बात को कश्मीरा को मनवा देना चाहती थी कि चेतन मित्तल और प्रशांत के पिता की दोस्ती बहुत मजबूत थी। बाइक पर गिरने से पहले प्रशांत ने उसके पापा और चेतन मित्तल की दोस्ती के जो किस्से उसे सुनाए थे, उसके बाद तो कोयल को पूरा विश्वास ही हो गया था कि ये काम उसके पिता ने ही करवाया था। इधर प्रशांत के पिता प्रशांत के जवाब के आने का इंतजार कर रहे थे और इसलिए प्रशांत ने कहा, ठीक है पापा। कोयल ने आपको अपनी ओर से थैंक यू बोला है? प्रशांत ने कहा और तुरंत फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, उसने देखा कि कश्मीरा उसे घूर रही थी। उसकी पलकें बार बार खुशी की मारे झपके जा रही थीं। इस वक्त इस कमरे में सिर्फ 2 ही लोगों के चेहरे पर सुकून के भाव थे, पहली कश्मीरा और दूसरा लक्की। प्रशांत ने कश्मीरा से नजर मिलाई और खिसियाकर हंसते हुए कहा, वो मैंने अपने पापा से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो कल चेतन मित्तल से पर्सनली मिले थे। उन दोनों ने ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जैसे ही कोयल ने प्रशांत के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी सांस में सांस आ गई थी। हालांकि प्रशांत की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आधा सच और आधा झूठ बोल रहा था, लेकिन इस वक्त उसके लिए प्रशांत की शक्ल से ज्यादा कश्मीरा की शक्ल का रंग उड़ाना जरूरी था। देखा आंटी, मैंने कहा था ना कि बिना प्रशांत की हेल्प के ये केस सॉल्व ही नहीं हो सकता था। आप बेकार में इसको गालियां दे रही थीं और इसके ऊपर शक भी कर रही थी, कोयल ने कहा और फिर प्रशांत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्रशांत प्लीज तुम मेरी आंटी की बातों का बुरा मत मानना। ये क्या है ना कि
मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए कभी कभी ऐसा बिहेव कर देती है। अरे अरे, कैसी बात कर रही हो तुम्हारी आंटी? मेरी आंटी? तुम्हारी आंटी की बातों का बुरा क्यों मानने लगा मैं? लेकिन आंटी, आपको अब तो कोई शक नहीं है ना? प्रशांत ने पूछा। हालांकि कश्मीरा के चेहरे पर से शक की लकीरें अभी भी मीटी तो नहीं थीं, लेकिन फिर भी प्रशांत ने उसके पापा से उसके सामने ही बात की थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। वैसे भी इस वक्त ध्यान प्रशांत पर था भी नहीं। अब तो मैं जा रही हूं तुमसे मिलने के चक्कर में, ना तो मैं खाना खा पाई और ना ही नाश्ता किया। अब मुझे तो बहुत भूख लग रही है, और इससे पहले कि तुम्हारे पलंग के पास मेरा पलंग लग जाए, मैं तो जा रही हूं, कश्मीरा ने कोयल से कहा और उसके पेट पर हाथ फेरने लगी। अरे आंटी, आई एम सो सॉरी, मेरे चक्कर में आप परेशान हो गई। वैसे आंटी, मेरे दोस्तों ने भी कुछ नहीं खाया है, तो बेटर है ना कि मैं यहीं पर कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। आप जाओगे, ऑर्डर करोगे, इतनी देर में तो खाना यहाँ आ जाएगा और सब लोग साथ मिलकर खा भी लेंगे। बताओ आप क्या खाना पसंद करोगे? कोयल ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, प्रशांत ने बीच में कहा। देखो, तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं खाने की इंतजार में है ना, बैठ नहीं पाऊंगी, कश्मीरा ने कहा और फिर इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नजर फर्श पर रखे उस नीले डिब्बे के ऊपर पड़ी जो लक्की अपने साथ लेकर आया था। उसने उस डिब्बे की ओर चमकती हुई आंखों से देखा और फिर उसे उठाने के लिए उसके पास चली गई। इससे पहले कि वो उसे हाथ लगाती, पीछे से कोयल ने कहा, आंटी, उसे हाथ मत लगाओ, उसमें पता नहीं किसी सड़क छाप होटल के रास्ते से फ्राइड राइस या चाउमीन है। मैं बोल दूंगी, अभी सफाई वाला आएगा और उसे कुत्तों को खिला देगा। कोयल ने उस डिब्बे को दुत्कारते हुए कहा। अरे, इससे क्या मतलब है कि वो फ्राइड राइस या चाउमीन? खाने की चीज तो खाने की होती है ना, तुम खाने की चीज को ऐसे कैसे फेंक सकती हो? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो, लेकिन अभी तो मैं यही खाऊंगी। कश्मीरा ने एक और डिब्बा खोल दिया। जैसे ही उसने डिब्बे को खोला, उसमें से बहुत ही लजीज खुशबू आई। यार, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, आंटी ने कहा। ये किस चीज की खुशबू है? आंटी के डिब्बे में क्या है? सभी दोस्त उस डिब्बे के खुलते ही बारी बारी उससे सवाल करने लगे। इससे पहले कि उसकी आंटी कोई जवाब दे पाती, सबने आकर उस डिब्बे को घेर लिया था। लेकिन कश्मीरा ने उस डिब्बे को उठाया और उसके अंदर जो खाने के पैकेट थे, उनको पलंग के पास रखी टेबल पर जमाने लगी। बाबा, ये तो बहुत ही पुरानी लग रही है, कश्मीरा ने उस डिब्बे के अंदर की वाइन की बोतल निकालते हुए कहा। उस बोतल की अंदर की रेड वाइन चमक रही थी। अबे, ये तो 10,000 से कम की नहीं दिख रही है। एक लड़के ने उस बोतल को कश्मीरा के हाथ से अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या तुम सही कह रहे हो? कोयल ने उस लड़के की ओर देखते हुए बोला। उसे उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोयल उस बोतल का कनेक्शन लक्की से नहीं बैठा पा रही थी। फिर कश्मीरा ने उस बोतल को अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोला। उसे खोलते ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक गई थी। फिर कश्मीरा ने उसमें से थोड़ी सी वाइन एक ग्लास में डाली और छकने लगी। कश्मीरा ने खुशी खुशी कोयल को देखा और बोली, हाँ, ये सच में ये इतनी ही महंगी है जितनी कि ये लड़का बता रहा है। मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार इसे छका था, जब मैं बिजनेस के काम से फ्रांस गई थी। उसका टेस्ट भी बिल्कुल इसके जैसा था। कश्मीरा ने फिर से उस बोतल को नीचे रख दिया था। तब तक बाकी के लोग सारे डिब्बे को खोल चुके थे और उनके खुलते ही पूरे कमरे में उसके खाने की महक बिखर गई थी। अरे, इसमें तो हैदराबादी दम बिरयानी है, कश्मीरा ने देखा और देखते ही जोर से चीख पड़ी। क्या कहा, हैदराबादी दम बिरयानी? बाकी के लोग हक्के बक्के होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। और नहीं तो क्या, ये देखो, इसमें पनीर लबाबदार है और इसमें रबड़ी घेवर और इसमें रूमाली रोटी और इसमें चिकन लज्जीज। ये सब देखकर ना सिर्फ कश्मीरा की बल्कि कोयल और उसके दोस्तों के भी होश उड़ गए थे। जितना भी खाना उस मेज पर रखा हुआ था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही चुनिंदा मसालों से बनाया गया था। उसकी खुशबू से ही पता चल रहा था कि उसका स्वाद और उसकी कीमत आम ढाबे के खाने से बहुत ज्यादा थी। इसमें जो भी मसाले पड़े हैं ना, वो इंडिया के तो नहीं हैं, सब के सब बाहर से आए हैं, कश्मीरा ने कहा।
कोयल जानती थी कि बिजनेस के काम से उनका इंडिया से बाहर आना जाना लगा रहता था, इसलिए उसने कश्मीरा से कहा, अरे आंटी, अब आप ऐसे हमको चिढ़ाओ मत। हमने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं खाया है। कोयल को असल में इस बात से चिढ़ नहीं हो रही थी कि उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। वो तो बस इस बात को नहीं पचा पा रही थी कि आखिर लक्की इतना सब कुछ कहाँ से और कैसे लेकर आया था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? अब इससे पहले कि ये सब ठंडा हो जाए, हमें तुरंत इसे खाकर खत्म कर देना चाहिए। अगर इसे बाहर की हवा लग गई ना, तो इसका स्वाद ही खराब हो जाएगा। ओहो, क्या खाना बनाया है भाई साहब? एक लड़के ने कहा। अरे गजब यार, मैं तो खुशबू से ही पागल हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना नहीं खाया कभी, दूसरे लड़के ने कहा। बाकी लोगों का भी एक निवाला चखने के बाद यही हाल था। सब लोग दबा दबा कर खाए जा रहे थे। अरे कोयल, तुम भी कुछ ट्राई करो, रोशनी ने कहा और एक चम्मच उसकी ओर बढ़ा दिया। कोयल ने झिझकते हुए रोशनी के हाथ से चम्मच ली और उससे थोड़ी सी बिरयानी चखी। जैसे ही बिरयानी के मसाले उसके मुंह में घुले, कोयल का तो माथा ही चकरा गया। इससे अच्छी बिरयानी तो कभी उसने हैदराबाद में भी नहीं खाई थी। एक तो खाना सच में बहुत ही अच्छा बना था और दूसरा कि सब लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए लक्की अपने साथ जितना भी खाना लेकर आया था वो सब का सब खत्म हो गया था। चलो, कम से कम तुमसे मिलना आना तो सफल होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना भी लेकर आया था। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी इतनी चिंता करता है? कश्मीरा ने कोयल को मजाकिया लहजे में छेड़ते हुए कहा, इससे पहले कि कोयल उसकी इस बात का जवाब दे पाती। कश्मीरा ने कहा, खैर, जो भी हो, मैं तो लेट हो रही हूं, इसलिए मैं निकल रही हूं, अपना ध्यान रखना। बाएं बाएं, इतना कहना था कि कश्मीरा दरवाजे से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने को थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो फिर से कोयल के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, पैसे वाले तो बहुत से होते हैं, लेकिन अपने पैसों से ऐसा खाना खिलाने वाले ना, बहुत कम। इसलिए जो भी ये लेकर आया है ना, उसे अपनी ओर से और मेरी ओर से थैंक यू जरूर कह देना, कश्मीरा ने कहा और वो वहां से निकल गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्की इतना अच्छा खाना लाया कहाँ से और कैसे था। कश्मीरा के चले जाने के बाद रोशनी कोयल के पास आई और उसके कानों में बोली, मुझे लगता है कि तुमने लक्की को बहुत गलत समझ लिया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। रोशनी की बात सुनकर कोयल बिफर गई और बोली, मैं माफी मांगू उससे। कोयल के पास इससे आगे कहने के लिए और कुछ भी नहीं था। वो लक्की से नफरत करती थी और वो किसी भी सूरत में उससे माफी नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मैं उससे क्यों माफी मांगूं? मुझे तो पहले इस बात का जवाब दिलवाओ कि इसके जैसा गरीब आदमी इतना अच्छा खाना ला कहाँ से सकता है। मुझे तो लग रहा है ना, इसने किसी होटल में काम करना शुरू कर दिया होगा और वहां जो खाना बच जाता होगा उसे यहां लेकर आता होगा। रोशनी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब होने के बाद भी वो कोयल के मुंह से इस तरह की बात सुनेगी। वो सारा खाना बिल्कुल ताजा दिख रहा था। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि वो किसी का झूठन था। रोशनी को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा होटल था जो उसे ऐसे ही मैं उसे 10,000 रुपए की वाइन की बोतल देने वाला था। मगर रोशनी जानती थी कि कोयल कितनी जिद्दी थी, इसलिए उसे आगे समझाने का कोई फायदा नहीं था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन कोयल कभी लक्की से सीधे मुंह बात नहीं करने वाली थी। ये बात अब रोशनी और बाकी के लोगों को भी समझ आ गई थी, लेकिन अमित, गर्वित और प्रीतम इस खाने के खत्म हो जाने के बाद में लक्की को कब से सवालिया नजरों से देख रहे थे। उनके मन में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब वो लक्की से लेना चाह रहे थे। खाना पूरा हो जाने के बाद कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग कोयल के कमरे से निकलकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। अमित, प्रीतम, गर्वित भी अपने कमरे की ओर जा रहे थे। लक्की उनसे अलग अपने किराए के कमरे पर से अपना सामान लेने के लिए जा रहा था। अरे, तू कहाँ जा रहा है? अमित ने पूछा। मैं अपने कमरे पर से सामान लेने जा रहा हूं, आंटी को बोल दूंगा कि खाली कर रहा हूं, लक्की ने कहा। असल में वो उनसे नजर बचाकर जाना चाह रहा था। अमित और बाकी के लोग भी उसकी ये चाल समझ गए थे, इसलिए वो तीनों उसके पास आए और बोले, पहले तू ये बता कि खाना कहाँ से आया था?
इसके बारे में तो लक्की ने सोचा ही नहीं था। पूरे रास्ते उसकी नजर तो बस रागिनी पर ही टिकी हुई थी। अब वो उसके दोस्तों को क्या जवाब देगा? क्या लक्की अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो पाता, या फिर आज उसके राज से पर्दाफाश हो जाता?